नमस्कार साथियों, मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूं आपके परिवार मिशन यूपीएससी 02 में। लास्ट के दो वीडियोज में हम ज्योग्राफी के दो चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में एस्ट्रोनॉमी को कंप्लीट किया था। एस्ट्रोनॉमी में हमने तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि के बारे में जो अध्ययन किया था। सेकंड चैप्टर में हम अक्षांश और देशांतर और मानक समय रेखा किस प्रकार से मानी गई थी उसको हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए, आज के इस वीडियो में हम दो चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि दोनों चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। आधे आधे घंटे में जो है दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, जो सबसे फर्स्ट जो थर्ड चैप्टर है वो है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली गति तो पृथ्वी की ये है कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और पृथ्वी की जो दूसरी गति है, वो दूसरी गति ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अक्ष पर घूर्णन किस प्रकार करती है और परिक्रमण किस प्रकार करती है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी अर्थ है। जो ये अपनी अर्थ है, ये सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, इसको कहा जाता है पृथ्वी की परिक्रमा करने को पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण जो ये करेगी, इसको जितना ये टाइम लेगी उसको कहा जाएगा परिक्रमण काल। यानी कि एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसको परिक्रमण काल कहा जाएगा। और परिक्रमा क्या होती है? पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर, पृथ्वी जो सूर्य का एक चक्कर लगाती है उसको कहा जाता है पृथ्वी की परिक्रमा। हमारी पृथ्वी एक परिक्रमा करने में कितना समय लेगी? 365 सही 1/4 दिन। 365 सही 1/4 दिन, इतने दिन जो है पृथ्वी एक परिक्रमा करने में टाइम लेती है। 365 दिन लेती है और 1/4 यानी कि 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लेती है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। हम इन 6 घंटे को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा लीप वर्ष होता है, जब ये 4 बार अगर इसको हम ऐड करेंगे ना तो ये पूरा 1 हो जाएगा। 1 यानी कि एक दिन हो जाएगा, पूरा 24 घंटे हो जाएंगे। और एक लीप वर्ष बना लेंगे। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 इतने दिन होते हैं लीप वर्ष में। और जो जिसमें फरवरी में 29 डेज होंगे उसको कहा जाएगा लीप वर्ष। ये पृथ्वी की होती है परिक्रमण। ये पृथ्वी की गति है एक, पहली परिक्रमण गति। दूसरी जो पृथ्वी की गति है वो पृथ्वी घूर्णन करती है। घूर्णन किस प्रकार से करती है? हमने देखा था कि जो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, हमने उसको अक्ष माना था। अक्ष, ये इस प्रकार से अक्ष होता है पृथ्वी का। पृथ्वी अपने अक्ष के इस परित ही घूमती रहेगी, मतलब वो इस तरह से हो जाएगी और उसी पर घूमती रहेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब उसको अगर एक सुई पर लगाकर उसको ऐसे घुमाया जाए, उसी के ऊपर रखकर, जैसे हम कुछ चीजें घुमाते हैं, जैसे कि हम बल्ब को इस प्रकार से घुमाएं पकड़ के, तो वो घूर्णन करेगा। इस पृथ्वी की ये वाली जो गति है इसको घूर्णन कहा जाता है। और पृथ्वी घूर्णन करने में जो है 24 घंटे का टाइम लेती है, 24 आवर्स का टाइम लेती है घूर्णन करने में, 24 आवर्स। और परिक्रमण करने में 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लेती है। 6 घंटे को हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसको 4th ईयर जो होता है लीप ईयर, उसमें कंसीडर कर लिया जाता है और उसमें 366 इतने डेज हो जाते हैं और उसको लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष कौन कौन से वर्ष होते हैं? वो वर्ष जिनमें 4 का भाग चला जाता है, जिनकी जो लास्ट की जो डिजिट होती है 2, अगर उनमें 4 का भाग चला जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा। जैसे कि 20, तो 2020 था वो लीप वर्ष था। क्यों? क्योंकि इनकी जो लास्ट की 2 डिजिट थी वो 4 से डिवाइड हो जाती थी। और फिर 24 इधर आएंगे, 16, ये सब 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 से जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, दो लास्ट की दो डिजिट, उनको कहा जाएगा लीप वर्ष। तो हमारे जो 2024 जो चल रहा है वो एक लीप वर्ष है। ये है पृथ्वी की दो गतियां जो हमें याद रखनी है। अब देखिए, इन गतियों के कारण पृथ्वी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। जब जो हमारी ये पृथ्वी है घूर्णन करेगी अपने अक्ष पर, तो ये एक भाग तो इसका सूर्य की तरफ होगा और दूसरा जो है वो सूर्य से विपरीत दिशा में है। तो जो सूर्य के सामने होगा वहां पर तो सूर्य का प्रकाश जाएगा, यानी कि धूप जाएगी। धूप जाने की वजह से यहाँ पर दिन होगा। और जो दूसरी जो साइड है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, वहां पर रात होगी। तो पहली जो घटना है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, वो दिन और रात है। तो दिन और रात का कारण है वो पृथ्वी की घूर्णन गति है, ना कि परिक्रमण। परिक्रमण से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, जो हमारी जो पृथ्वी परिक्रमा करती है वो वृत्ताकार कक्षा में नहीं करती है, वो करती है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में का मतलब है कि जो ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, इनके जो कक्षा है वो इस प्रकार होती है। यानी कि एक बार तो हमारा जो
पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो हमारी पृथ्वी यहाँ से परिक्रमण चालू करेगी, तो एक बार तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होगी। तो दूरी ज्यादा होने के कारण होगी शरद ऋतु, यानी कि जो ठंड पड़ेगी, ठंडी होगी बहुत ज्यादा। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो होगी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और ग्रीष्म ऋतु जिसको कहते हैं वो समर हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर होगा विंटर। ये पृथ्वी की परिक्रमण के कारण जो फिनोमेना हमें देखने को मिलता है वो है। और ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं, और इसको कहा जाता है पृथ्वी का परिक्रमण। और इसके कारण हमें जो ऋतुएं देखने को मिलती हैं पृथ्वी पर, जो ऋतुएं आती है वो, ये पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण है। ये पृथ्वी की दो गतियां हैं जिनको हमने देखा है। अब देखिए, अब हम देखते हैं, ये हमारा सूर्य है, यहाँ पर दिन है और यहाँ पर रात है, लेकिन कोई ऐसी लाइन तो होगी ना जो दिन और रात को डिवाइड कर रही होगी पृथ्वी पर। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो दिन और रात को डिवाइड करने वाली लाइन है, मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य इस तरह से यहाँ पर इधर तक अपनी प्रकाश को पहुंचा सकेगा और यहाँ तक अपने प्रकाश को पहुंचा सकेगा। इस पॉइंट के बाद तो अपना प्रकाश नहीं पहुंचा पाएगा, तो इस पॉइंट के इधर तो होंगी दिन, और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट और जो ये पूरी लाइन है इसके इस साइड होगी रात। तो जहां तक ये अपने प्रकाश को पहुंचा पा रहा है, लंबवत या फिर तिरछे जिस प्रकार भी, और ये जो लाइन है जो दिन और रात को डिवाइड कर रही है, इसको कहा जाता है प्रदीप्ति व्रत। इसको प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। और ये जो है दिन और रात को डिवाइड करती है पृथ्वी पर। ये होती है पृथ्वी की जो गतियों के कारण फिनोमेनाज हैं, और जो पृथ्वी की दोनों गतियां हैं वो। अब हम देखते हैं उत्तरी और दक्षिणी अनंत क्या होता है। पहले इसको हटा देते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं उत्तरी अनंत और दक्षिणी अनंत और विषुव क्या होता है। देखिए, कल हमने देखा था कि जो हमारी पृथ्वी पर है, जो हमने कुछ लाइंस को माना हुआ है, ये हमारी 0 डिग्री है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है हॉरिजॉन्टली, इसको हमने विषुवत रेखा माना था। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है उसको हमने कर्क रेखा माना था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 23.5 डिग्री जो साउथ में है उसको हमने मकर रेखा माना था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इन दोनों के बीच में हमने कल देखा था कि जो उष्ण कटिबंधीय ये जो क्षेत्र है, यहीं पर सूर्य जो पाया जाता है। सूर्य अपनी जो लंबवत किरणें जो प्रकाशित जो कर पाता है, जो सूर्य, वो यहाँ इन दोनों रेखाओं के बीच में ही कर पाता है। सूर्य की किरणें लंबवत जो आपतित होंगी, इन दोनों के बीच में ही आपतित होंगी, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाएगी, इसलिए इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। अब देखिए होता क्या है, जब हमारा सूर्य जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह से जाता है सूर्य, तो एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन वो कर्क रेखा पर जो है पूर्णतः लंबवत होगा, आएगा, क्योंकि सूर्य जो इनके दोनों के बीच में चक्कर लगा रहा है। इन दोनों के बीच में चक्कर लगाने के कारण सूर्य एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि जिस दिन वो कर्क रेखा पर पूर्णतः लंबवत चमकेगा, क्योंकि सूर्य जो ऊपर नीचे तो होने वाला ही है। सूर्य, पृथ्वी जो है घूर्णन गति कर रही है और साथ में परिक्रमण भी कर रही है, तो और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई भी है, इसीलिए ये कर्क रेखा पर भी जाएगा सूर्य। तो सूर्य की जिस दिन प्रकाश जो है कर्क रेखा पर पूर्णतः लंबवत चमकता है, जिस दिन सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, उस दिन को कहा जाता है उत्तरी अनंत। उत्तरी अनंत होता है, वो होता है 21 जून को, 21 जून, जिस दिन योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को होता है उत्तरी अनंत। उत्तरी अनंत के दिन क्या होगा, देखिए सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकेगा, सूर्य लंबवत चमकेगा। ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, क्योंकि नॉर्थ में पड़ रहा है। जो हमारी 0 डिग्री को डिवाइड कर रही है, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य लंबवत चमक रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ पर ग्रीष्म है तो यहाँ पर शरद ऋतु होगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 21 जून को, ये फिक्स होता है 21 जून को। अब देखिए, जब अगर ये कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है तो सूर्य नीचे भी आता है, थोड़ा नीचे आएगा, तो एक दिन ये मकर रेखा पर भी चमकेगा। तो मकर रेखा पर किस दिन लंबवत चमकेगा, तो मकर रेखा पर जो लंबवत चमकता है वो 22 दिसंबर को चमकता है, 22, यानी कि 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस दिन क्या होगा, देखिए यहाँ पर लंबवत चमकेगा। ये गोलार्ध कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है, मकर रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये लंबवत चमकने के कारण ग्रीष्म ऋतु होगी।
ग्रीष्म ऋतु होगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा फिर, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है तो यहाँ पर शरद ऋतु होगी, शरद ऋतु यानी कि ठंडी होंगी। देखिए, और ये 22 दिसंबर को होता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो है, हमारे यहाँ जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो वहाँ पर गर्मी होती है। और एक चीज़ और हम जानते हैं कि जो 25 दिसंबर जो डे है, इसको क्यों कब मनाया जाता है। 25 दिसंबर जो है इसको क्रिसमस डे कहा जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे यहाँ मनाया जाएगा तो हमारे यहाँ तो सर्दियाँ हैं, क्यों, क्योंकि 22 दिसंबर को तो मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है वो। दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मियाँ हैं और हमारे यहाँ पर सर्दियाँ हैं, क्योंकि भारत कहाँ पाया जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। भारत यहाँ पर पाया जाता है ना। मकर रेखा जो है भारत के, जो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ ये आते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो ये भारत तो पाया जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर तो होगी शरद ऋतु, यहाँ पर होगी गर्मी। तो गर्मी होने के कारण जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पाया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ होंगी। 25 दिसंबर को मनाया जाएगा क्रिसमस डे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस डे है वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होगा, तो ग्रीष्म ऋतु में होगा, यानी कि गर्मियों में होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम एक चीज़ और समझते हैं, विषुव को। विषुव क्या होता है, देखिए, जैसे ये सूर्य यहाँ पर पहुंचा है कर्क रेखा पर, उसी प्रकार ये मकर रेखा पर भी पहुंचा है। तो ऐसा दिन भी तो आएगा ना जिस दिन ये विषुव मतलब विषुवत रेखा पर होगा, यानी भूमध्य रेखा, मेडिटेरियन लाइन जिसको कहा है, उस पर भी तो एक दिन ये ऐसा होगा ना जो चमकेगा। तो ऐसा एक दिन नहीं होता है, 2 दिन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए, एक बार तो ये यहाँ पर था, दूसरी बार ये यहाँ पर आया ना। जो कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ अगर जब ये मूव कर रहा है तो एक दिन ये विषुवत रेखा पर भी आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये इसको छोड़ के भाग जाएगा कहीं, इस पर तो आना निश्चित है। तो एक बार तो यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो ये वाला जो डे है ये 21 मार्च है। तो विषुव जो होता है, विषुव मतलब विषुवत रेखा पर लंबवत, इसको आप विषुवत रेखा से भी याद रख सकते हैं। जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा विषुव जब होगा तो। और जो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने की, सूर्य के लंबवत चमकने की जो घटना है उसको विषुव कहा जाता है। तो विषुव होता है, 2 दिन होता है विषुव। विषुव जो एक बार होता है वो होता है 21 मार्च को, 21 मार्च, और एक होता है वो 23 सितंबर। इन 2 दिन जो है वो हमें देखने को मिलता है, ये विषुव की घटनाएं जो है। और ये चारों डेट जो है ना वो फिक्स होती हैं, और ये चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है। और स्टेट लेवल के जो एग्जाम होंगे या फिर जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, उनमें ये जो है पूछा जाएगा। यूपीएससी रिलेटेड है तो आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो याद भी रखने जरूरी है। ये विषुव होता है, उत्तरी अनांत, दक्षिणी अनांत, विषुव, इन तीनों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि एक घटना, अगर एक एजम्पशन है हमारा, हम उसको मानकर चलते हैं। देखिए, अगर क्या हो कि अगर पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे, पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे, पृथ्वी 24 घंटे में घूमे ही नहीं, पृथ्वी पर दिन रात जो है सेम रहे। ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, और ये वो प्रदीप्ति व्रत है जो दिन और रात को विभाजित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो दिन होगा और यहाँ पर होगी रात। अब पृथ्वी ने घूर्णन कर दिया बंद, अब पृथ्वी घूमेगी नहीं। पृथ्वी अगर नहीं घूमेगी तो यहाँ पर तो दिन ही रहेगा और यहाँ पर रात रहेगी। हम देखते हैं जब गर्मियाँ जब होती हैं हमारे यहाँ पर, तो सूर्य चमकता ही रहता है, और 12-1 बजे के टाइम पर इतनी भयंकर वाली धूप हो जाती है, जो तापमान है वो हमारा 42 डिग्री, कभी 43 डिग्री, और इस बार तो 50 डिग्री तक पहुँच गया है, 52 डिग्री। और राजस्थान में तो आप देखेंगे 52 डिग्री, 55 डिग्री, ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाती है, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया है। अगर यहाँ पर ये चमकता ही रहेगा, क्योंकि दिन तो हमेशा ही रहेगा, यहाँ पर पृथ्वी ने घूर्णन बंद कर दिया, सूर्य का प्रकाश तो लगातार आता ही रहेगा। सूर्य का प्रकाश लगातार आने के कारण यहाँ पर इतनी अत्यधिक गर्मी हो जाएगी कि जो जीवन है वो नष्ट होने लगेगा। और दूसरी जो साइड है वहाँ पर दिन रहेगा। और अगर आप देखें जो रेतीले इलाके होते हैं या फिर सर्दियों के टाइम में, हम जो है दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, कब दिन निकलेगा, कब थोड़ी धूप मिलेगी हमें। तो यहाँ पर जो है वो पारा है वो दमादम बहुत जल्दी नीचे गिरता जाएगा, और नीचे गिरने के कारण जीवन जो है बहुत नष्ट हो जाएगा, मतलब बहुत कम जीवन बच पाएगा, जो उसमें सरवाइव करने वाले नहीं बच पाएंगे। अगर पृथ्वी का मोशन ही बंद हो जाएगा, पृथ्वी घूर्णन बंद कर देगी, तो हमारे वातावरण में बहुत गड़बड़ी आ जाएगी, हम सांस लेना तक भूल जाएंगे।
दिन रात के कारण जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ ये है। ठीक है, ये होता है हमारी पृथ्वी के बारे में। अब हम एक चीज और देखते हैं, कक्षीय समतल क्या होता है। कक्षीय समतल, देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो पूर्णतः सीधी नहीं होती। जिस तरह से हमने ये माना है कि जो हमारी पृथ्वी गोल है, इस तरह से पृथ्वी ऐसे नहीं होती है, मतलब अक्ष जो है पृथ्वी का वो इस प्रकार से नहीं होता है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी होती है, 23.5 डिग्री। और ये जो 23.5 डिग्री है, ये कौन है, कौन एंगल 23.5 डिग्री एंगल से झुकी होगी। तो 23.5 डिग्री एंगल से झुके होने के कारण जो पृथ्वी है हमारी, वो ऐसे ना होकर उसका अक्ष जो है वो इस प्रकार से होगा, ये होगा। तो इसको हमने अक्ष माना है, लेकिन हमारी पृथ्वी इस प्रकार से होगी, टेढ़ी थोड़ी। ठीक है, अक्ष ऐसे नहीं होता बिल्कुल, अक्ष थोड़ा ऐसे होता है। तो ये जो कोण है ना इनके बीच का, ये होता है 23/1/2, 23.5 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज और देखी थी, ये तो हमारा अक्ष हो गया। ठीक है, ये 23.5 डिग्री यहाँ से झुकी है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। हम जानते हैं कि दो रेखाएं लंब एक दूसरे को काट रहे हैं और ये दोनों लंब होते हैं, तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। लेकिन 23.5 डिग्री तो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, ये वाला कोण तो 23.5 डिग्री है और ये टोटल 90 डिग्री है। तो इसमें से 90 डिग्री में से अगर 23.5 डिग्री को हटा दिया जाएगा तो 66.5 डिग्री बचेगा। तो ये वाला जो कोण है वो होगा 66.5 डिग्री। और ये वाली जो रेखा है इसको कहा जाएगा कक्षीय समतल। तो पृथ्वी जो है वो अक्ष से कितनी झुकी होती है, 23.5 डिग्री, और अपने कक्षीय समतल से जो है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है। ये जो है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, इतना ही कुछ है। अब हम देखते हैं मैप, मैप कितने टाइप के होते हैं और मैप को किस प्रकार से हम दूरी, दिशा, प्रतीक और खाका क्या होता है, इस सब के बारे में हम देखते हैं। इस पहले इसको हटा लेते हैं। देखिए अब हम समझते हैं मैप क्या होता है, मानचित्र क्या होता है और मानचित्र को कितने प्रकार में बांटा जाता है। देखिए अगर हमें कहीं भी जाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ की जरूरत पड़ती है कि वो हम पूछते हैं कि भैया रास्ता तो बता दो, हम कैसे कैसे जाएंगे। तो अगर गांव में कोई पूछता है कि भैया हमें वहाँ जाना है, रास्ता बता दीजिए, तो यहाँ से लेफ्ट लेना, वहाँ से राइट लेना, वो लेना। लेकिन हमें अगर एक देश से दूसरे देश जाना है या फिर हमें व्यापार के लिए बहुत दूर जाना है, तो उसके लिए पूरा एक मैप तैयार किया जाएगा कि इस मैप, इस जगह, ये जगह वाली जगह वहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो आजकल जो सबसे अच्छा मैप है वो गूगल मैप है, आप किसी भी कहीं भी जा सकते हैं। और कई बार तो हम नाली में भी गिर जाते हैं बाइक चलाते टाइम, थोड़ा ध्यान दिया करें। देखिए मानचित्र होता क्या है वो आपने देखा। मानचित्र वो होता है जिसकी सहायता से हमें एक देश की जो लोकेशंस हैं उनके बारे में पता चलता है, जिससे कि हमें व्यापार और वहाँ से हम कांटेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में जो है थोड़ा सुगमता से वो हमसे हो जाता है। अब देखते हैं मैप, मैप के टाइप कितने होते हैं। आपको एक मैप दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि किस टाइप का मैप है, तो आप उसको कैसे पता करेंगे। देखिए मैप में होता क्या क्या, मैप में दिखाया क्या क्या जाता है। सबसे पहले जो मैप में अगर दिखाया जाता है तो मैप में हमें दिखाया जाएगा कि भाई ये भारत का उत्तरी पॉइंट और ये दक्षिणी, ये पूर्वी, ये पश्चिमी, इनको मिलाने से जो बनता है हमारा भारत बनता है। ये हमारा इंडिया है। हमारे जो इंडिया है इसमें हमें क्या क्या दिया है, देखिए सबसे ऊपर जो हमें दिया जाता है वो दिया जाता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, और ये सब दिया गया है यहाँ पर, है ना। इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल, तमिलनाडु, ये सब दिया गया है हमें यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे करके जो है केरल को दिखाया गया है, और यहाँ पर तमिलनाडु को दिखा गया है, यहाँ पर राजस्थान को इस प्रकार से दिखा दिया गया है, फिर उसके नीचे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर गोवा, फिर कर्नाटक, ऐसे दिखाया गया है। तो ये जो मैप है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाएगा कि भाई ये इस राज्य की सीमा है यहाँ तक, तो ये हमारे पूरे देश की सीमा है। और यहाँ पर श्रीलंका है, और यहाँ पर एडम ब्रिज है जिसको आदम सेतु कहा जाता है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ये जो भारत की टेरिटरीज हैं, यानी कि ये भारत की सीमाएं हैं और ये भारत की टेरिटरीज है। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है। इन सब के जो बारे में जो हमें दिखाया गया है उसको कहा जाएगा हमारा राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल मैप। ये हमारा राजनीतिक मानचित्र है। क्यों है राजनीतिक, क्योंकि इसमें हमें राजनीति जो है हमें दिखाई दे रही है। कैसी राजनीति, कि हमें यहाँ पर एक देश की राजनीति, यानी कि देश की अंदर की सीमाएं, सीमाएं हमें दिखाई दी गई हैं।
उसके अंदर जो है जिले और राज्य आदि की सीमाएं भी हमें दिखाई जाती हैं, और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यहाँ पर दिख रही है। तो जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दिखाई जाएंगी, राज्य की सीमाएं दिखाई जाएंगी और जिले की सीमाएं जहाँ पर दिखाई जाएंगी, उसको कहा जाएगा जो हमारा राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र मतलब पॉलिटिकल मैप। अब देखिए भौतिक मानचित्र क्या होता है। ये हमारा है प्यारा भारत। हम जानते हैं कि भारत जो है उसमें 4 मुख्य जो है वो भौतिक प्रदेश हैं। भौतिक प्रदेश होते हैं जैसे कि ये हमारे यहाँ पर हिमालय, ये हमारा हिमालय है। यहाँ पर हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ पर सबसे K2 से लेकर नामचबरवा, अरुणाचल प्रदेश की जो अंतिम चोटी जो मानी जाती है वो है नामचबरवा। और यहाँ पर फिर ये आराकाम यूमा म्यांमार म्यांमार के साथ हमारे भारत की सीमा को बना देता है। तो ये जो हमारा है ये हिमालय को दिखा दिया ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर क्या है हिमालय। फिर आपने देखा ये हमारा राजस्थान, राजस्थान में यहाँ पर ऐसे करके दिखा दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर मरुस्थल है। सीमाएं नहीं दिखाई जाएंगी, केवल ये दिखाया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक मरुस्थल है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक मरुस्थल है और ये हिमालय है पूरा। हम देखते हैं कि यहाँ पर नेपाल भी है, भूटान भी है, फिर आगे चल के म्यांमार भी है, और कुछ हिस्सा तिब्बत का भी आता है जो अब चीन ने कब्जा कर लिया था उस पर 1951 में। और भूटान है, नेपाल है, इधर पाकिस्तान भी कुछ आता है। सुलेमान करते जो पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी का हिस्सा मानी गई हैं, क्योंकि उसमें जो है हमारा जो सबसे निचला हिस्सा है ना हिमालय का, उसके अंश उसमें पाए गए हैं, उसकी कुछ क्वालिटीज उसमें पाई गई है, लेकिन पाकिस्तान वाले मानने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है। ये जो हिमालय जो प्रदेश है इसको इस प्रकार से लाइन में दिखा दिया जाएगा। और जो हिमालय जहाँ पर बर्फ जमी है, बर्फ को किस दिखाया जाएगा, सफेद चीज से। तो यहाँ पर इसका कलर दिखाया जाएगा सफेद। मरुस्थल जो है उसको ज्यादातर जो है ग्रे कलर से दिखाया जाएगा, ग्रे नहीं थोड़ा ब्राउन हम कह सकते हैं, थोड़ा ब्राउन कलर से इसको दिखाया जाएगा, जैसे कि गेहूं का रंग होता है उस प्रकार से। क्योंकि मिट्टी का जो रंग है ना, रेतीली मिट्टी का जो रेगिस्तान में पाई जाती है वो इस तरह की पाई जाती है। फिर जो हमारा यहाँ पर जो ये वाला प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, बंगाली, जब ये सबको देखकर देखिए यहाँ पर नदी निकलती है, गंगा नदी, इधर से आती है यमुना नदी, फिर चंबल, और यहाँ पर देखेंगे आप कोसी, महानंदा, ये नदियां हैं। और यहाँ पर उड़ीसा में देखेंगे आप, यहाँ पर ये नदियां हैं। फिर इधर नीचे आ जाएंगी नर्मदा नदी वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी, ये सब नदियां हैं। तो इन नदियों के कारण यहाँ पर जो प्रदेश बना है, यहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी है। क्यों? क्योंकि नदियां जो अवसाद लेकर आती हैं पहाड़ों से, पर्वतों से निकल कर आ रही हैं। तो ये वाला जो एरिया दिखाया गया है, ऐसे दिखाया दिया जाएगा कि यहाँ पर कुछ भी करके प्लस माइनस कुछ मतलब नोटेशन कर दिया जाएगा कुछ, तो इस प्रकार से दिखाया जाएगा। ऐसे नहीं दिखाया जाएगा कि यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर यूपी है, और ऐसे नहीं। यहाँ पर केवल ये दिखाया जाएगा कि ये मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर मैदान है। मैदान कहाँ तक है, ये वाले मैदान है। अब इसमें कोई ऐसा तो नहीं किया ना कि हमने यहाँ उत्तर प्रदेश आ गया तो इसको यहाँ रोक दिया, नहीं। जहाँ तक मैदान है सबको दिखाया, जहाँ तक हमारा हिमालय जो जा रहा था सबको दिखाया। हाँ, यहाँ पर कोई पॉलिटी नहीं लगी ना, ना किसी देश की कोई सीमा ने कुछ किया। यहाँ पर नेपाल था, नेपाल को भी दिखाया हमने, भूटान को भी दिखाया, आराकाम यूमा जो म्यांमार तक पहुंच गया था उसको भी दिखाया, नामचबरवा को भी दिखाया, यहाँ पर K2 को दिखाया, POK में आती है, पाकिस्तान के भी कुछ आते हैं उनको भी दिखाया, सबको दिखाया ना। यहाँ पर राजनीति नहीं आई ना बीच में। तो इसको कहा जाता है भौतिक मैप। ये भौतिक चीजों को दिखा रहा है, जो हमारी जो फिजिकल चीजें जो हमें दिख रही है ना, फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे हमारे हिमालय है, मैदान को हमने दिखाया ना। ये हमने ऐसा तो नहीं किया ना कि केवल पंजाब में ज्यादा पैदावार हो रही है तो हमने पंजाब को दिखाया, नहीं। हमने सबको दिखाया कि ये पूरा मैदानी प्रदेश है। इधर मरुस्थल है, नीचे पठार है, ये मैदान है, और यहाँ पर द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, इधर लक्षद्वीप द्वीप है, ये हमने श्रीलंका है। हालांकि ये जो हमारा इसको दिखाने का एक कारण है कि जो ये हमारी टेरिटरी जो हमारी होती है ना, उसको 20 मील तक दिखाते हैं। हमारे मैप में हम 20 मील तक की जो समुद्री सीमा है उसको हम दिखाते हैं, तो हमारे 20 मील के अंदर आ जाता है, इसलिए इसको दिखा देते हैं, अन्य कोई रीजन नहीं है। और ये है हिमालय, मैदान, मरुस्थल और पठार, इन सबको दिखाने का ये कारण होता है। और ये जो मैप है इसको कहा जाएगा भौतिक मैप। ठीक है, ये भौतिक मैप होता है। अब देखिए थीमेटिक मैप क्या होता है। अब थीमेटिक मैप जो है वो जनरली किसी प्लेस के लिए दिखाया जाता है, स्पेशली किसी प्लेस के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो हरिद्वार है, हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर हैं। हरिद्वार में जो मंदिर है वहाँ पर मंदिरों को इस प्रकार से एक फ्लैग दिखाया जाएगा, और उस फ्लैग में ऐसे कुछ करके दिखा दिया जाएगा,
या तो उसके अंदर ओम बना दिया जाएगा या फिर ये वाला स्वास्तिक चिन्ह बना दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके दिखाया जाएगा। पेड़ों को कुछ इस प्रकार से दिखा दिया जाएगा कि ये भाई यहाँ पर पेड़ है। ठीक है, हॉस्पिटल को प्लस से दिखा दिया जाएगा। ये एक जो किसी पर्टिकुलर जो सिटी है या फिर विलेज है उसके बारे में दिखा दिया जाएगा। स्कूल को दिखा दिया जाएगा। स्कूल में कुछ स्कॉलर जो टोपी पहनते हैं ना, वो जो एलएलबी वगैरह जो करके कंप्लीट करके जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं, वो ब्लैक सी टोपी जो पहनते हैं, उसके उससे डिनोट कर दिया जाएगा। ऐसे करके दिखाया जाता है। उसको कहा जाता है थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मैप उसको कहा जाता है। थीमेटिक मैप है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए होता है या पर्टिकुलर किसी विलेज के लिए या फिर हम सिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे कि जो पुलिस प्रशासन जो होता है या फिर जो आईएएस अधिकारी जो होते हैं, उनके पास अपने पूरे जिले का एक थीमेटिक मैप होता है कि भाई इस जगह पर ये है, ये वाली जगह इनकी है, ये पटवारी साहब है उनके पास भी ये सब होने को मिलता है। और एक पेड़ वेड़ सबका कुआं कहाँ पर है उस सब का जो है ये वो देखा जाता है। उसको कहा जाता है थीमेटिक। अब देखिए रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र कुछ अलग से नहीं है। रेखा चित्र वो होता है जो हमें याद रहता है। जैसे कि कल हम गए थे घूमने, आप गए थे घूमने गए थे पिंक सिटी। जो पिंक सिटी यानी कि जयपुर, जयपुर जो है इस पूरे ही शहर को यूनेस्को ने इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज जो हेरिटेज साइट है उसमें इसको शामिल कर लिया पूरे ही शहर को। तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर था जल महल, आपने देखा जल महल, फिर आप चले गए म्यूजियम, आप म्यूजियम घूमे आए। लेकिन आपने देखा कि यहाँ से इस गली से मैं गया था, यहाँ से गया था, फिर वहाँ पर मैंने दो ऑटो ऑटो पकड़ा। ऑटो के बाद हमने देखा यहाँ रेलवे स्टेशन आया, रेलवे स्टेशन को इस प्रकार से दिखा दिया। फिर मैं यहाँ से ऑटो पकड़ा क्योंकि यहाँ पर तो पानी था, यहाँ पर कोई आपने बता दिया कि भाई यहाँ पर तो जयपुर में बहुत बड़ा नाला है, उसको मैं देख कर आया था, उस नाले के ऊपर से जाना मना था और मैं यहाँ से गया। फिर तो ये जो हमारी याददाश्त के आधार पर हमने दो दो प्लेसेस को जोड़ने का जो हमने ये बनाया है, इसको कहा जाता है रेखा चित्र। तो ये वाला जो रेखा चित्र है, ये रेखा चित्र मैप कहलाता है जो हमें याददाश्त के आधार पर हम बनाते हैं। या फिर अब देखिए हम दूरी को किस प्रकार से डिनोट करेंगे। आपने जो ये ये सॉल्व किया होगा, इस तरह से आप बनाते हैं, इसको कहा जाता है ग्राफ। और आपने ग्राफ में कभी सॉल्व तो किया ही होगा इस तरह से डिनोट करके कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर एक, यहाँ पर 5 माना था आपने शुरू में, फिर यहाँ पर 10 माना था, फिर 20 माना था, ऐसे करके मानते हैं। ठीक है, तो ये जो वाला इसे मानने का जो है ना कि भाई यहाँ पर ये 5 मीटर की दूरी पर है या फिर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इस प्रकार से दूरी को दिखाया जाएगा। जैसे कि भारत है, अब भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण की जो दूरी है टोटल वो 3214 किलोमीटर है और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है वो 2933 किलोमीटर है। तो दूरी को किस प्रकार से दिखाया जाएगा, दूरी को ऐसे दिखाया। अब हम इतने बड़े पर तो अब इसको 29 30 33 ऐसे तो किलोमीटर तो हम इसको बना नहीं सकते। हम इसको बहुत जो है हमने इसको बहुत छोटा कर दिया है। बहुत छोटा करने का मतलब ये है कि हमने यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है उसको 2933 किलोमीटर, इसको हमने बहुत समराइज कर दिया है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि एक बहुत बड़ा हमें कुछ लिखने को दिया था और उसमें कहा था कि इसको समराइज कर दो। जैसे कि यूपीएससी की जो पेपर होते हैं ना हिंदी के और इंग्लिश के, कंपलसरी लैंग्वेज एग्जाम जिसको कहा जाता है, उसमें संक्षिप्तीकरण आता है, उसको छोटा करना आता है, उसको समराइज करने का एक क्वेश्चन आता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको करना जरूर, उससे ही निकल जाएगा आपका वो तो, क्योंकि उसमें चाहिए 25% मार्क्स। एक आप पैराग्राफ लिख देंगे, जो आप ऐसे जिसको कहते हैं ऐसे आप लिख देंगे और एक उसको कंप्लीट कर लेंगे ना, तो उसमें से हो जाता है। 25% मार्क्स ही तो चाहिए 300 में से। देखिए इस प्रकार से दिखाया जाएगा दूरी को, दूरी। ठीक है, अब दिशा किस प्रकार से दिखाई जाएगी, दिशा सीधा सिंपल है, बस इसको याद रखना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो भी जितनी भी दिशाएं हैं यहाँ से यहाँ तक की जो भी आ रही है, इसको कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्यों, क्योंकि नॉर्थ आ रही है फिर वेस्ट आ रही है तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इधर की जो देखेंगे हम ये आएगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इनके बीच की जो जितने भी आएंगे ना ये सबको नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी हमारे जो 7 सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं, 7 स्टेट जो हमारे आते हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहा जाता है। जैसे कि मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, मेघालय है। ठीक है, और इधर देखिए ये है साउथ और ये ईस्ट, तो इस वाले एरिया को कहा जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, और ये साउथ है और ये वेस्ट है तो इसको कहा जाएगा साउथ वेस्ट।
लेकिन आपने एक चीज नोटिस की हो तो हम इसको नॉर्थ वेस्ट कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको साउथ वेस्ट कह रहे हैं। वेस्ट से क्यों नहीं स्टार्ट किया? देखिए, जो हमने जो पहले माना था ना, वो नॉर्थ और साउथ को माना था। नॉर्थ और साउथ को मानने का एक रीजन ये है कि जो हमारी पृथ्वी का जो अक्ष है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कंसीडर करता है, इसलिए हम जो नॉर्थ और साउथ को ही मानते हैं पोल के हिसाब से। इसलिए हम पहले जो है नॉर्थ और साउथ को ही प्रायोरिटी देते हैं, वेस्ट और ईस्ट को बाद में प्रायोरिटी देते हैं। तो ये हमारी जो है दिशाएं हो जाती हैं 8। इनको कहा जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इनके बीच की नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये 8 दिशाएं होती हैं। और ये जो पॉइंट है ना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जो इनको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमको बता रहे हैं, इनको कहा जाता है दिशा के बिंदु। दिशा के बिंदु, दिशा जो है उसके बिंदु कहा जाता है। दिशा को हिंदी में कहा जाता है दिग, इसलिए इसको कहा जाता है दिग बिंदु, ठीक है। इनको कहा जाएगा दिग बिंदु। ये हमारे दोनों चैप्टर का जो है ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। और इसके अलावा जो है हमारे इसमें कुछ दिया नहीं गया, इसमें कुछ प्रतीक जो है, प्रतीक प्रतीक जो है वो थीमेटिक इसमें यूज किए जाएंगे प्रतीक, और भौतिक में भी यूज किए जाएंगे, राजनीतिक में भी यूज किए जाएंगे। प्रतीक ये है कि जो, जैसे कि ये हमारा पूरा भारत की इंटरनेशनल वो है बॉर्डर, ठीक है। मैंने इसको इस तरह की मोटी लाइन से डिनोट किया, तो ये हमारा प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दिखाने का प्रतीक। लेकिन आपने अभी देखा कि जो हमारा राजस्थान था उसको मैंने ऐसी लाइन से, टेढ़ी मेढ़ी लाइन से जो है ड्रॉ किया, तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन यानी कि ये राज्य की सीमा को दिखा रही है। अगर मैं इसमें जिलों की सीमा को बनाऊं तो मैं ऐसे डॉट करके बना देता हूँ कि भाई ये डॉट करके बना दिया, ये दो बना दिए मैंने कि ये अलवर है और ये भरतपुर है जो एनसीआर क्षेत्र में आ रहे हैं। इसी प्रकार से मैं यूपी को बना सकता हूँ, यहाँ पर सहारनपुर, मेरठ, अमेठी, अमेठी सबको बना सकता हूँ ना। तो ये ठीक है, ये समझ में आया कि भाई जो प्रतीक है उसको कैसे भी दिखाया जा सकता है। ये नहीं कि आप ये फिक्स ही है इस तरह से ही दिखाया जाएगा, नहीं। आप चाहें तो इसको डॉट डॉट से दिखा सकते हैं, इसको मोटी लाइन से दिखा सकते हैं, और उसको, लेकिन मोटी लाइन से दिखाने का एक फायदा होता है। देखिए इससे क्या फायदा होगा, तो हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो तो बहुत फिक्स है, मतलब 15,200 किलोमीटर जो भी है वो हमारी फिक्स है, और हम इसको साइड से दिखाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत छोटी चीजें लिखने वाले फिर इसके बाद, लेकिन देखिए हम इसको अगर छोटा नहीं दिखाएंगे और इस तरह की मोटी लाइनों से दिखाने लगे तो हमारे पास में जगह बहुत कम हो जाएगी। तो सुविधा के लिए हम इसको मोटी दिखाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये होते हैं भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक जो रेखा चित्र, मानचित्र है। इस सभी चारों टाइप के मानचित्र जो हमने देख लिए हैं, और इसमें दूरी, दिशा, प्रतीक किस प्रकार से दिखाया जाएगा उसको भी हमने देखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है परिमंडल को कंप्लीट करेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। धन्यवाद।